आज मई दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में एक बार फिर ये नारा गूंजेगा कि दुनिया के मेहनत कशो एक हो जाओ, संघर्ष करो। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी बेड़ियां हैं। मई दिवस हमें याद दिलाता है उन सब संघर्षों की जो मजदूरों ने, उनके नेताओं ने करते हुए शहादत हासिल की। तो उन शहीदों को नमन करते हुए इस मई दिवस को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। 19वीं शताब्दी में हुआ ये संघर्ष मानवीय अधिकारों को मानव सभ्यता में एक आगाज करने का, शुरू करने का दिन कहा जा सकता है। जब हमारे देश के अंदर यूनियन नाम का शब्द भी मजदूर नहीं जानते थे, तब से हम हड़तालों का जिक्र अपने इतिहास में देखते हैं 1827 ऑनवर्ड्स। और फिर हम देखते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसकी पृष्ठभूमि बनाने में मजदूरों, किसानों और आदिवासियों के जो जगह जगह पर संघर्ष उठे, अंग्रेजों ने कुचल डाले, उसने एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। और पहले स्वतंत्रता संग्राम जिसको कुचल दिया गया 1857 के उस दौर में, तो उसके बाद फिर मजदूरों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की थी और श्रमिकों के संगठन 19वीं शताब्दी के उस बाद के हिस्से में बनने शुरू हुए थे। 20वीं शताब्दी में आते हुए मजदूर आंदोलन तेजी से उग्र होता चला गया। मजदूरों के हड़तालों के दौर इतिहास में देखे जा सकते हैं कि 1900 से लेके 1920 तक, जबकि 20 में पहला हिंदुस्तान का राष्ट्रीय स्तर का मजदूर संगठन बनके खड़ा हुआ। उससे पहले से ही हड़तालों के, संघर्षों के दौर मांगों को आगे बढ़ाते हुए चलते रहे। ये लड़ाई काम के घंटे सुनिश्चित करो उससे शुरू हुई। काम का पूरा वेतन दो, काम की जगह पे सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो, इन सारे प्रश्नों पे ये आंदोलन चल रहे थे। हिंदुस्तान के मजदूर ने अपनी इन मांगों को आगे बढ़ाते हुए उसके साथ साथ देश के आजादी के आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। जब जब भी देश में थोड़ी भी निराशा थी, मजदूरों का आंदोलन थमा नहीं। उसकी जो चाल थी, उसकी जो तेजी थी, उसने स्वतंत्रता आंदोलन को भी हमेशा मदद की, सहयोग किया, एक उत्साह दिया। ये इस देश का पहला वो राष्ट्रीय संगठन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC एटक कहते हैं, इस संगठन की जो दूसरी सम्मेलन हुई थी 1921 में, उस सम्मेलन के अंदर देश में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा उठाया गया था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब एटक बनी थी, उसके पहले अध्यक्ष देश के स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय थे। एटक ने कुछ वर्षों पहले ही जो राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म था स्वतंत्रता आंदोलन का, उससे पहले ही पूरी स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। और प्रस्ताव ही पारित नहीं किया, हर साल ये मांग के कि देश की आजादी के लिए संघर्ष को तेज किया जाए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये भी इस देश के मजदूर वर्ग को एक श्रेय जाता है कि उन्होंने, जब अंग्रेज कह रहे थे कि हमारा राज रहेगा, तुम उसके तहत कुछ अपने स्वतः राज के लिए कुछ कानून और विधान बना लो, तो मजदूर वर्ग ने ये कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई को सरअंजाम पहुंचाना है और हमारे देश का संविधान कैसा होगा उसकी तरफ हमें चर्चा शुरू करना है। और संविधान सभा का गठन हुआ था। उस संविधान सभा के सामने मजदूरों ने जो अपनी मांगे पेश की, उस मांग पत्र में केवल काम के घंटे सुनिश्चित की ही मांग नहीं थी, एक समान काम, एक समान वेतन की ही मांग नहीं थी। केवल ये नहीं था कि हमें यूनियन बनाने का अधिकार दो, हमारी महिलाओं को जो कर्मी हैं उनको मातृत्व लाभ दो। उसमें यह भी था कि हमारे बच्चों को पाठशाला चाहिए, मजदूरी नहीं चाहिए। उसमें यह भी था कि हमें जनवाद चाहिए। उसमें यह भी था कि हमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, विभिन्न राय रखने की हमारी स्वतंत्रता चाहिए।
तो ये जो मांग पत्र था, एक किस्म में भविष्य के अंदर जो आजाद हिंदुस्तान होगा उसमें हम कैसा संविधान चाहते हैं और कैसा हम माहौल चाहते हैं, कैसा वातावरण हम चाहते हैं, कैसे हम हक चाहते हैं, उसकी तरफ इशारा करता था। बहरहाल उस दौर के अंदर मजदूर वर्ग ने एक बहुत बड़ी बहस और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के चलाई थी, और ये बहस ये थी कि हमारे देश के जो प्राकृतिक साधन हैं उनका दोहन करके जो आर्थिक व्यवस्था बनेगी वो किस किस्म की बनेगी, उन राष्ट्रीय संपदा पे किसका अधिकार होगा, और हम अपने देश की गरीबी, मुसलिफी, अनपढ़ता, अज्ञानता, बेघरी, इस सब को दूर करने के लिए किस कदर हम आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये बहस भी आजादी से पहले चलाई गई, जिसमें श्रमिक आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका को अदा किया गया था। आजाद हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश के किसानों ने रोल अदा किया, जमीनें दी, एक ही आह्वान के ऊपर इस देश में पब्लिक सेक्टर्स को खड़ा करने के लिए, प्राकृतिक साधनों के दोहन करते हुए, खादानों से खनिज निकालते हुए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के अंदर ऊंचाइयां हासिल करने के लिए नए रास्ते बुलंद करने की तरफ हमारा मुल्क बढ़ा था। हमारे ढेरों मतभेद हो सकते हैं सरकारों के साथ, लेकिन इस विषय के ऊपर सरकार के साथ मजदूर वर्ग खड़ा था कि इस देश को अपने पैरों पे खड़ा करो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, आत्मनिर्भरता का अर्थतंत्र तैयार करो। तो ये रास्ता इस देश ने अपनाया और बहुत बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खड़े हुए। हमारे हर क्षेत्र के अंदर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। लेकिन आज जब हम 2021 के अंदर ये मई दिवस मना रहे हैं तो हमारे सामने घोर चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई कि 150 बरस की लड़ाइयों से जो हम लोगों ने श्रमिक कानून हासिल किए उन सबको तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। वो पूरी की पूरी हमारी विरासत, 1926 में हमने ट्रेड यूनियन एक्ट लिया था, 1923 में काम की जगह पे सुरक्षा की आवाज उठाते हुए किन्हीं एक्सीडेंट में, हादसों पे कंपनसेशन का कानून हमने हासिल कर लिया था, और सामाजिक सुरक्षा के कानून बनने चाहिए उसकी लड़ाइयों को तेज किया था, काम के घंटे सुनिश्चित होने चाहिए उसको और लड़ाई को और मजबूत किया था। आजाद हिंदुस्तान में अपनी पार्लियामेंट से और अपनी असेंबली से बहुत से कानूनों को हम प्राप्त कर पाए, लेकिन मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन सारे अधिकारों को एक एक करके छीन रही है। कोडिफिकेशन किया गया है हमारे कानूनों का, त्रिपक्षीय वार्ता को तिलांजलि दे दी गई है, पिछले 6 साल से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, और हमारे देश के किसान से जमीन छीनने के लिए और उसको उसी की जमीन से बेदखल करके एक मजदूर बनाने की जो कवायद है वो करने के लिए 3 कृषि के कानून भी लाए गए। और इलेक्ट्रिसिटी जो लोगों की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर कार्य को करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका भी सरकार निजीकरण का रास्ता अपना रही है। जिस तरीके का उसके कानून के अंदर परिवर्तन लाने का मसौदा देश के सामने इन्होंने रखा, ले दे करके ये सरकार इस देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है। इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर हमारे देश के अंदर बने, जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं, हमारे जो खनिज हैं, उन सब के ऊपर तो सरकार केवल और केवल निजी हाथों में व्यापार को सौंपने का रास्ता अपनाए हुए है। प्रधानमंत्री तो खुद पिछले महीने बोले थे कि 100 के करीब पब्लिक सेक्टर तो हमने तय कर लिए हैं। स्ट्रैटेजिक हो, नॉन स्ट्रैटेजिक हो, क्या फर्क पड़ता है, वो मुनाफे वाले हो, ना मुनाफे वाले हो, क्या फर्क पड़ता है। ये आगे वित्त मंत्री ने उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि मुनाफा भी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम तो इसको निजी हाथों में देंगे, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, डिसइन्वेस्ट करेंगे।
तो अपने जो कॉरपोरेट मित्र हैं, जिन कॉरपोरेट मित्रों ने इनकी मदद की सत्ता में आने के लिए, और उन कॉरपोरेट मित्रों को इन्होंने सत्ता में आने के बाद फायदा पहुंचाया, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के रास्ते में बढ़ी हुई ये सरकार इस कोविड-19 महामारी में भी इससे चेती नहीं है, बल्कि उसी रास्ते पे बढ़ी हुई है। मंदी का दौर तो इनके पहले शासनकाल में ही आ गया था। बेरोजगारी बेहद बढ़ गए थे, नए रोजगार सृजन नहीं किए जा रहे थे, नोटबंदी की मार से लोग बाहर नहीं निकले थे, जीएसटी की मार झेलने लग गए। और उसके बाद जब कोविड महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू हुई तो हिंदुस्तान की सरकार सोई रही। देश के अंदर तो वातावरण ये था इनके पहले काल के अंदर कि मजदूरों के, किसानों के, विद्यार्थियों के, शिक्षकों के, लेखकों के जो आंदोलन थे वो तेजी से जोर पकड़े थे, और मोदी की सरकार के सामने बहुत कठिनाई आ गई थी कि ये जीत नहीं सकते हैं। और आप और हम जानते हैं, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, इतिहास उसके सच्चाइयों को सामने लाएगा। लेकिन ये हुकूमत सब कुछ की, साम दंड भेद की, उसका भी इस्तेमाल की देशभक्ति का आवरण चढ़ाते हुए और जिंगोइज्म फैलाते हुए। उसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से जो पैसा इकट्ठा किया गया, 95% पैसा तो बीजेपी की झोली में गया था, उसका भी पूरा भरपूर फायदा उठाया गया। और समाज के अंदर जो जहर और नफरत फैलाने का काम किया गया था, उस काम को भी भुनाना इस इलेक्शन के अंदर फिर से जारी रखा गया। इन सारी चीजों के बावजूद ये 31% वोटों पे सरकार के अंदर बैठे 69% लोग इनकी नीतियों और इनकी सोच और इनकी समझ, बंटवारे की इनकी जो सियासत है उसके साथ खड़े नहीं हुए। और दोबारा इनके जीतने के बाद इन्होंने अपनी जो पहले वर्षों का एजेंडा था उसको और तेजी से आगे बढ़ाया। श्रम कानूनों पे हमला तेज किया, किसानों पे हमला तेज किया, और जो भी इनके प्रति आवाज उठाएगा उसके ऊपर यूएपीए, सेडिशन का कानून, पुलिस का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, विरोधियों के ऊपर ईडी का इस्तेमाल, एनआईए का इस्तेमाल, हर विरोधी आवाजों को दबाने के लिए जो इन्होंने क्रियाकांड शुरू किया था पहले राज के दौरान, वो दूसरे राज के दौरान और तेज कर दिया। और लाजमी बात है, ऐसी हुकूमत जब दुनिया में महामारी फैली तो उस टाइम पे यहाँ सो रही थी। जनवरी का महीना जब हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो भी ये गवर्नमेंट सो रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने गंवा दिए गए, और फिर अचानक मार्च के अंदर 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन लगा दिया गया। आप और हम उन सारे दृश्यों के गवाह हैं। उनको दोहराने से दिल की तकलीफ बढ़ती है, जो हमारे मजदूरों ने उन तकलीफों को झेला, हजारों मील पैदल चले, और रेलवेज पटरियों पे भी कटरे, एक्सीडेंट्स में सड़कों पे भी मरे, डिहाइड्रेशन से भी मरे, और बिना इलाज के भी मरे, बीमारियों से मरे। वो सारी बातें हम जानते हैं। लॉकडाउन वेज भी नहीं मिला, और रोजगार की जो गारंटी कहा था रहेगी वो भी नहीं हुई, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी उस बीमारी को भेजने का इंतजाम तो इस सरकार ने कर दिया। उस सारे हालात को अभी भूले नहीं थे। सरकार को चाहिए था कि वैज्ञानिकों ने जो कहा है कि ये फिर से नई स्ट्राइड्स आ सकती हैं, नए सिरे से सर्जिंग हो सकती है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी। जिनके लिए तालियां थालियां बजवाई गई, घंटियां बजवाई गई, बत्तियां जलाई गई, रोशनियां दिखाई गई, उन फ्रंट रैंक फाइटर्स के लिए और उस हेल्थ सिस्टम के लिए जो सब कुछ किया जाना चाहिए था वो नहीं किया। सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दी। आपदा को अवसर में कैसे बदलना है उसकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान था, और उसके लिए पब्लिक सेक्टर पे हमला तेज हो गया, और मजदूरों और किसानों पे हमला तेज हो गया, और समाज के दूसरे हिस्सों के ऊपर हमला तेज हो गया। कोविड-19 महामारी के पहले दौर में भी पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ही देश के और जनता के काम आया था। अब इस दूसरी महामारी के इस दौर के अंदर जब दूसरी वेव आई है, इस समय भी पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ही मदद के लिए सामने आया है। लेकिन सरकार बेशर्मी से अभी भी
उनके मंत्री शंत्री अभी भी दोहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री समेत, कि वो अपनी जो नीतियां हैं पब्लिक सेक्टर को बेचने की, डिसइन्वेस्ट करने की, उसको जारी रखेंगे, बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और जितने पैकेजेस दिए गए, वो जो पैकेजेस थे वो भी इन्हीं कॉरपोरेट घरानों की मदद के लिए थे। इवन बुजुर्गों की, रिटायरी लोगों की जो सेविंग्स हैं उनके ऊपर भी इंटरेस्ट घटाया था, आम जनता की सेविंग्स के ऊपर तो घटाया ही था। कॉरपोरेट घरानों के जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस कर दिए गए, वेल्थ टैक्स तो पहले ही खत्म कर दिया गया। आम जनता के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिफरेंट सेस से बढ़ा दिया गया। महंगाई दुगनी तिगनी चौगनी होती रही, लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी। और अब इस दूसरे दौर के अंदर जब लोग बहुत हताश हैं, हलास हो रहे हैं, ऐसे समय में ये सरकार लोगों की इस जो मजबूरी है, जो हताशा है, उसके ऊपर भी कॉरपोरेट घरानों को बिजनेस करने के रास्ते खोल रही है। मुनाफाखोरी और जखीरेबाजी यही रास्ता अपना रही है। अगर सरकार संजीदा है इससे निपटने के लिए, क्यों नहीं कहती है कि पूरा देश एक साथ होगा, राज्य सरकारों को भी संज्ञान में लिया जाएगा। जहां आपको कंट्रोल करना है वहां आपकी होम मिनिस्ट्री कूद पड़ती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम पे, और जहां पर मदद देनी है लोगों को, आप सरकारों के ऊपर और जनता के ऊपर फेंक देते हो। यही आप कर रहे हैं। वैक्सीनेशन लोगों का अधिकार है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। जो फ्री मिलनी चाहिए सबको, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं। आपका ध्यान इस बात के ऊपर भी नहीं है कि हेल्थ सिस्टम को इस साल के अंदर बेहतरीन बना लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। हेल्थ बजट नहीं बढ़ाए गए और अभी भी वही सूरत हाल है। इस बेतहाशा के मौके में, इस मई दिवस के मौके पे हमें समझ लेना चाहिए, ये हुकूमत मजदूरों को गुलामी के दौर में भेजना चाहती है। ये हुकूमत अंग्रेजों की तरह किसानों की जमीनों को छीनना चाहती है और उनकी खेती पे अपनी मर्जी से कैसी खेती हो वो करवाना चाहती है अपने कॉरपोरेट घरानों से। और अनाज भरपूर होने के बावजूद भी लोग भूखों मरे, अकाल पड़े जो अंग्रेजी राज के अंदर हुआ, वो होता रहे तो सरकार के कान पे जू नहीं रेंगेगी। बेरहम, बेदर्द, अमानवीय ये इस सरकार का रवैया है। मिस्टर मोदी, हम आपसे कहना चाहते हैं, इस बार का मई दिवस मजदूर और किसान मिलकर के मना रहे हैं, और मजदूरों और किसानों की ये बढ़ती हुई एकता आपको एक गंभीर चुनौती है। आप परोक्ष तौर पे नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन आप अंदर से डरे हुए हैं, ये हम जानते हैं। और इसलिए हमारा ये आपसे कहना है कि आप बाज आइए, लेकिन लगता नहीं कि आप बाज आएंगे। तो हमारा मजदूरों को, किसानों को, आम जनमानस को इस मई दिवस के मौके के ऊपर आह्वान है, ये मौका है हम अहद लें और हम ये कहें कि ऐसी हुकूमतों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने आंदोलनों को तेज करेंगे, हम पूरे जनमानस को अपने साथ लेंगे। विपदा को भी अवसर में बदलने वाली हुकूमत के ऊपर विपदा डालेंगे, उनको आपदा देंगे हम लोग, लेकिन अपने देश के संविधान की रक्षा करते हुए, अपने लोगों के भाईचारा को बचाते हुए, ये हिंदू मुस्लिम नफरत के इस दायरों से बाहर निकलते हुए, हम हिंदुस्तान की हजारों वर्षों की जो संस्कृति है भाईचारे की, उसकी सुरक्षा करते हुए अपने संविधान के तहत मिले हुए अधिकारों को बचाएंगे। जो छीने जा रहे हैं उनकी रक्षा करेंगे, जो छीने गए हैं उनको वापस लाएंगे और एक शोषण विहीन समाज को बनाने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इस मई दिवस के मौके के ऊपर यही संदेश देते हुए मैं आप सब लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम और जय हिंद कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ।